नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस हिंदी के वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं कविता पाठ नंबर 8। कविता है उड़ान, जिसके कवि हैं चंद्रसेन विराट। कल हमने इस कविता का कवि परिचय और पद्य संबंधी जानकारी को पढ़ा और समझा। साथ ही इस कविता के पहले 5 पदों का अध्ययन किया। और इसके लिए मैंने सभी को कहा था कि इस पद के प्रत्येक पद का अर्थ संदर्भ सहित लिखना है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों का होमवर्क मुझे नहीं आया है, तो होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेजना है। अब हम पढ़ते हैं अगला, कविता का अगला भाग। आगे के पद पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले इसका जो पहला पद है वह पहला पद है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। अब देखो कवि क्या कहते हैं, जो ज़्यादा ऊंचा उड़ता है वह अधिक थकता है। यानी जो अधिक काम करता है उसे ही थकान होती है, जो काम नहीं करता उसे थकान होती ही नहीं है। सभी व्यक्ति काम करते हैं, काम करना यानी थकना नहीं होता है। ज़्यादा काम करने का मतलब होता है थकना। ठीक है, तो जो जितना अधिक काम करता है उसे उतनी अधिक थकान होती है। सिर्फ काम करने से थकान नहीं, ज़्यादा काम करने से थकान होती है। जैसे आकाश में उड़ने वाले बहुत सारे पक्षी होते हैं, चिड़िया, कौवा, तोता, चील, ये सारे पक्षी, या हंस। तो सारे पक्षी अलग अलग हैं, सारी पक्षियों की ताकत अलग अलग है। तो जो जितना अधिक तेज़ और ऊपर उड़ता है वह उतना अधिक थक जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति जितना अधिक काम करता है उसे ही अधिक थकान होती है। अब दूसरा, बिल्कुल आसान कविता है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबां होती है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबां होती है। तो जो व्यक्ति कम बोलता है लेकिन उसका ध्यान देखने में रहता है, वह वस्तुओं को ऑब्जर्व करता है, ध्यान से देखता है, उसके बारे में सोचता है। तो जो व्यक्ति कम बोलता है वह देखता रहता है। आपने अनुभव भी किया होगा कि कुछ आपके ऐसे मित्र होंगे जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो बिना देखे कुछ भी बोल देते हैं और वहाँ होता कुछ नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत कम बोलते हैं लेकिन देखते ज़्यादा हैं। तो जो कम बोलता है तो उनकी आंखें ही उसकी ज़ुबान होती है, उन्हें वो देखकर कम शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो जो व्यक्ति कम बोलता है और देखता परखता अधिक है, उसकी आँख जुबान यानी बोलने का काम करती है। उसकी आंखें ही बता देती हैं कि उसे समझ में आया, नहीं आया, उसे अच्छा लगा, बुरा लगा। चेहरे के भाव से, उसके आँखों के भाव से पता चल जाता है। इसीलिए आँख को ही जुबां कहा गया है। तो जो कम देखता है, जो कम बोलता है, जो ज़्यादा देखता है, वही उसकी आँखें ही उसकी जुबान होती हैं, यानी वह आँखों से ज़्यादा बोलता है। अगला पद देखो, बस हथेली ही हमारी हमको धूप में बयान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। मतलब साइबान का मतलब क्या है यहाँ? तो जब बस हथेली ही हमको धूप में साइबान होती है, यानी छाया देती है। जब हम कड़ी धूप में चलते हैं, ठीक है, उस समय हम अपने सिर पर अपना हाथ रखते हैं। हथेली, हथेली यानी उंगलियों के नीचे का भाग, ठीक है, बीच का भाग। तो वह क्या करते हैं, वही हमें धूप से बचाती है। यानी हमारे माथे को हम क्या करते हैं, अपने सिर पर रख लेते हैं। जैसे कि हम छाते को अपने ऊपर पकड़ लेते हैं, वैसे ही कड़ी धूप में जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, उस समय हम अपने हाथ को ही अपनी छाया बना लेते हैं। जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं, उस समय अपनी हथेली से छाया प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और अर्थात जब हम परेशानियों में फंस जाते हैं, अर्थात जब हम परेशानियों में या मुश्किलों में फंस जाते हैं, तो उसका हल स्वयं ही ढूंढना होता है।
और कोई भी हमारी मदद नहीं करता। यानी जब हम कड़ी धूप में अकेले चलते हैं, धूप इतनी अधिक तेज़ होती है, ना सामने कोई पेड़ है, ना पीछे कोई पेड़ है, बहुत तेज़ धूप लग रही है, उस समय हम अपने हाथों को ही अपने सिर पर रख लेते हैं, हाथों की छाया। यानी उस समय हमने अपनी मुश्किल को कम करने का प्रयास किया। यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब व्यक्ति संकट में होता है, मुश्किलों में होता है, परेशानियों में होता है, उस समय उसका हल खुद ही ढूंढना चाहिए और खुद ही उस समस्या से बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह व्यक्ति अपनी परेशानियों का, अपने संकटों का सामना खुद ही करता है। फिर है, एक बहरे को एक गूंगा दे, एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे दो और जिंदगी वो बयान होती है। मतलब क्या? एक बहरे को गूंगा दे दे, ठीक है। यदि बहरे के सामने गूंगा बैठा रहे, ठीक है, बहरा सुन नहीं सकता, गूंगा बोल नहीं सकता, और वे अपनी दोनों एक दूसरे को अपनी जिंदगी का स्वरूप बताने का प्रयत्न करते हैं और बिना बोले, बिना सुने ही वे एक दूसरे को समझ लेते हैं और एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। यानी बहरा क्या है? अब गूंगा बोल नहीं सकता, बहरा सुन नहीं सकता, बहरे के सामने गूंगा बैठा है। यदि बहरा बोल भी ले तो गूंगा उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दे सकता, और गूंगा तो बोल ही नहीं सकता और बहरा तो सुन ही नहीं सकता। फिर भी दोनों एक दूसरे अपनी अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे के सामने बयान करते हैं, व्यक्त करते हैं कि मैं बोल नहीं सकता। वह अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में उस बहरे को बताने की कोशिश करता है और बहरा भी समझ जाता है। बहरा भी उस गूंगे को अपनी बातें बताने की कोशिश करता है और वह यानी एक दूसरे की सुख दुख को पहचानना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, यही तो ज़िंदगी है। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी यहाँ बयां हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, तीर जाता है दूर तक उसका कान तक जो कमान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका कान तक जो कमान होती है। अब तीर, धनुष बाण आप लोगों ने देखा होगा, उसके साथ खेला भी होगा। तो तीर और धनुष, ठीक है। तो धनुष में जो एक जो रस्सी बंधी होती है या धागा बंधा रहता है, ठीक है, उसे हम कमान कहते हैं। ठीक है, तो उस धागे को जितना अधिक खींचते हैं तीर के साथ, जितना अधिक हम पीछे कान की तरफ खींचते हैं, तीर उतना ही दूर जाता है। यानी जो धनुर्धारी कान तक कमान को खींचता है, उसका तीर उतना ही दूर जाता है। अर्थात व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनाता है, उपलब्धि भी उतनी अधिक होती है। यानी यदि उसका लक्ष्य बड़ा है तो उसकी सफलता भी बड़ी होगी। तीर को यदि दूर फेंकना है तो कमान तो आसानी से पीछे खींची नहीं जा सकती, लेकिन जितने अधिक कोशिश करते हैं और जहाँ तक हो सके उस कमान को हम खींचते हैं, उतनी ही दूर तीर जाकर गिरता है। यानी जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होता है, जितना बड़ा हमारा उद्देश्य होता है, उतनी ही बड़ी सफलता हमें मिलती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए और उसके लिए प्रयत्न भी बड़े होने चाहिए। फिर आगे है, खुशबू देती है एक शायर की ज़िंदगी धूपदान होती है। खुशबू देती है एक शायर की ज़िंदगी धूपदान होती है। अब शायर की ज़िंदगी एक धूपदान के समान होती है। जिस प्रकार धूपदान जलता हुआ द्रव्य अपनी सुगंध से वातावरण को सुवासित कर देता है, उसी प्रकार शायर की प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। यानी खुशबू और शायर की प्रसिद्धि। धूप सबको मालूम है, एक अगरबत्ती का ही प्रकार होता है। अगरबत्ती यानी लंबी पतली होती, उसे अगरबत्ती कहते हैं। और धूप जो अगरबत्ती का ही प्रकार है, लेकिन थोड़ा मोटा
और खूब खुशबू आती है, अधिक समय तक खुशबू देता है, बहुत देर तक उस धूपदान की खुशबू आती है। तो उसने कवि ने यहाँ धूपदान की तुलना, शायर की तुलना धूपदान से की गई है। जिस तरह धूप जल कर चारों ओर अपनी सुगंध फैलाता है और ज़िंदगी को या उस घर को खुशबू से महका देता है, उसी तरह शायर की भी ज़िंदगी होती है, जो अपनी शायरी से पूरे समाज को क्या कर देता है, अपनी प्रसिद्धि फैलाकर, अपनी खुशबू फैलाकर सभी को खुश कर देता है। तो इस तरह धूपदान की तुलना शायर से की गई है, और जिस तरह धूप जल कर खुशबू देती है, उसी तरह शायर भी अपनी शायरी की खुशबू से समाज को एक आनंद की खुशबू देता है। तो इस तरह यह कविता पूरी हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ कल मैंने लिखने के लिए कहा था कि दहेज जैसी सामाजिक समस्याओं को समझाते हुए जन जागृत करने हेतु घोष वाक्य का वाचन कीजिए। मैंने यहाँ दहेज एक सामाजिक समस्या, इस पर निबंध लिखने के लिए कहा था, तो किसी ने नहीं भेजा। मैं चिड़िया बोल रही हूँ, ये सोमत लिखना था। ठीक है, और यहाँ अंतर्जाल की सहायता लेकर कोई कविता पढ़िए और निम्न मुद्दों के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए। इसी कवि का नाम, कविता का विषय, केंद्रीय भाव और कविता का संदेश निश्चित किया गया था। ठीक है, तो इसे यहाँ अब इसी कविता का कवि का नाम, कविता का नाम, इसका केंद्रीय भाव और कविता का संदेश लिखने के लिए कहा था, तो ये कंप्लीट करना है। उसके बाद देखो पाठ के आंगन में जो कृतियाँ दी गई हैं, ठीक है, सूचना के अनुसार कृतियाँ लिखिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ लिखिए, ये स्वाध्याय कंप्लीट करना है। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। परों में शक्ति हो तो उपलब्ध नभ को नापा जा सकता है। सुलगते आप बाहर से, तपन मांगा नहीं करते, अगन मांगा नहीं करते। दूसरा होगा निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। कविता द्वारा दिया गया संदेश अपने शब्दों में लिखिए। ये बहुत आवश्यक है। कविता द्वारा दिया गया संदेश अपने शब्दों में लिखिए। कविता में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कविता में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम और उसके उदाहरण आपको लिखने हैं। कवि ने मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है। कौन कौन से मानवीय गुण हैं जिसकी ओर संकेत किया है? तो इसके 4 हैं, चारों के चारों आपको लिखना है। रचना बोध, फिर से यहाँ लिखना है कि आपने इस कविता से क्या सीखा। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया स्वाध्याय शब्द संसार। अभी जो हमने इस कविता को पढ़ा, इस कविता का प्रत्येक पद का, ठीक है, अर्थ, संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। कविता का अर्थ लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेमेस्टर में, ठीक है, हमारे द्वितीय सत्र परीक्षा में 80 अंक के पेपर हैं। उसमें आपका पद पर आधारित 2 परिच्छेद आते हैं, जिसमें कविता का अर्थ लिखना होता है। पद में स्वमत नहीं आता है, यहाँ कविता का अर्थ लिखने के लिए आता है। इसलिए सभी छात्र अपनी नोटबुक में, अपनी हिंदी की कॉपी में कविता का पूरा अर्थ लिखेंगे, संदर्भ सहित पूरा अर्थ लिखेंगे। तो कल जो मैंने पढ़ाया था, इन पदों का अर्थ लिखना है, और आज जो मैंने ये पद पढ़ाए हैं, इन पदों का भी अर्थ आपको लिखना है। साथ ही मुझे गिने चुने 4-5 विद्यार्थियों के सिर्फ फ़ोटो आए हैं, बाकी किसी ने भी होमवर्क पूरा करके नहीं भेजा है। स्कूल में जिस तरह आप पढ़ाई करते थे, स्कूल में 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पढ़ते थे, उसी तरह अपने घर में भी 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक सभी विषयों का अभ्यास करना है। टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करते रहो। रोज़ के वीडियो देखकर रोज़ का होमवर्क पूरा करना। साथ में जो आपका लेखन कार्य दिया गया है, उपयोजित लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन, वृत्तांत लेखन,
और आंकलन, ये सब आपको हिंदी की निबंध की कॉपी में लिखना है, क्योंकि आपके सेमेस्टर के पेपर में ये पूरे 26 अंक के लिए आता है। ठीक है, आपके पेपर का स्वरूप कैसा है कि 26 अंक का उपयोजित लेखन, 14 अंक का व्याकरण, 8 अंक का पूरक पठन, 12 अंक का पद्य पर आधारित आकृतियाँ और 20 अंक का गद्य पर आधारित आकृतियाँ। रोज एक पाठ का वाचन करना, कविता का अर्थ लिखना, उपयोजित लेखन लिखना, व्याकरण का एक मुद्दा लेकर उसके उदाहरण लिखना, ये सारा काम आपको करना ही पड़ेगा। और आपके पास समय बहुत है, ये सारा कार्य आप कर सकते हैं। एक टाइम टेबल, जो स्कूल का टाइम टेबल है वही टाइम टेबल फॉलो करके उस पीरियड के अनुसार आप अपना रोज़ का स्टडी करें। 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक बैठे रहें, अपनी जगह से ना उठें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। और उसके साथ ही उसके बाद वीडियो देखकर वीडियो के काम भी आपको वीडियो बंद करके टेक्स्ट बुक से देखकर पूरे करने हैं। तो इस तरह आज का यह वीडियो यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।